लेकिन उसका कई काम है सर। पॉली मतलब ही मैनी होता है। पॉली मीन्स डिफरेंट। मैनी है ना, फॉर्म्स मीन्स जी फॉर्म्स सर। यानी मैनी फॉर्म्स, है ना। जैसे मान के चलो शहजाद मेरे लिए एक स्टूडेंट है, घर पे किसी का ब्रदर है, अंकल है ना। तो कहने का मतलब यस। सेम शहजाद परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस, व्हाट इज दिस कॉल, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक ऐड मेथड से दो नंबर को भी ऐड करा लो, दो फ्लॉट नंबर को भी ऐड करा लो, दो स्ट्रिंग को भी करा लो, तो कहने का मतलब नाम तो एक ही है, बट काम अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जरा। जी सर। तो चलिए आज आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। पॉलीमॉर्फिज्म इट मीन्स मैनी फॉर्म्स, है ना। वन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म मैनी एक्शंस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में अगर आप देखोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वन इज कंपाइल्ड टाइम एंड अदर वन इज रन टाइम। कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से क्या समझते हैं हम लोग, all the decision taken by compiler at the compile time is called compile time polymorphism. It is also called early binding. Sometimes companies ask you about what is early binding. So early binding is same like decision taken by compiler at the compile time is called early binding. I have written a note line here. Method overloading and operator overloading are the parts of compile time polymorphism. यानी दो ऐसा टेक्निक है, एक मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर आते हैं। अच्छा, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सम ऑफ द डिसीजन टेकन बाय कंपाइलर नोट एट द कंपाइल टाइम, it is called runtime polymorphism and it's also called late binding. If companies ask you what is the late binding, so late binding is decision taken by compiler not at the compile time, it is at the runtime. So this is called early binding yani late binding yani runtime polymorphism. I have also noted a line, मेथड ओवरराइडिंग इज अ पार्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे दो पॉइंट आपको नोट करना है, एक ये कि मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम का पार्ट है, और दूसरा ये मेथड ओवरराइडिंग एक रन टाइम का पार्ट है, ठीक है। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, हमने हाईलाइट भी कर दिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से चलते हैं, we can overload multiple methods having same name with different signatures in a same class. इस लाइन का मतलब यह है कि भाई मेथड ओवरलोड कैसे होगा, तो वी कैन ओवरलोड मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर। मल्टीपल मेथड्स का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, है कि नहीं। बट और क्या लिखा हुआ है, उस मेथड्स का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए। सिग्नेचर से क्या समझते हैं, आई हैव ऑल्सो मैंशन हियर व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट सिग्नेचर्स। सो सिग्नेचर्स इंक्लूड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा टाइप्स एंड सीक्वेंस ऑफ टाइप। क्लियर है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कहने का मतलब कि एक ऐड मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट है, दूसरे ऐड में तीन आर्गुमेंट है, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफर हो गया, है कि नहीं। डेटा टाइप का मतलब क्या है, किसी ऐड मेथड के अंदर इंटीजर डेटा टाइप है, किसी के अंदर फ्लोट है। और सीक्वेंस ऑफ टाइप का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो किसी में इंट कैर है, किसी में इंट फ्लोट है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ, नंबर में डॉट लगा दिएगा सर। हाँ यहाँ पे लगा देते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट में डॉट लगा दिएगा सर लगा प्लीज। दिया मैंने। बताइए क्लियर है नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। डिफरेंट सिग्नेचर्स का मतलब यही होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट शुड बी डिफर वैल्यू ओवरलोडिंग, data type that should be different, and sequence of type that should be also different. In that case, method of same class that can be overloaded.
इसके नीचे के पॉइंट में क्या है, रिटर्न टाइप डज नॉट काउंट इन मेथड सिग्नेचर व्हाइल मेथड ओवरलोडिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Sometimes some developers try to overload a methods whose signatures and whose number of arguments, data type and sequence of types are same, but the return type is different. In that case, what will be happen? No method is going to overload because return type does not matter while overloading a method. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है और सेम मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो क्या ये दोनों मेथड सेम नाम का बट डिफरेंट रिटर्न का क्या ओवरलोड होगा? नहीं होगा. रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है. मतलब किससे है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो कि डिफर होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टाइप जो कि डिफर होना चाहिए, डेटा टाइप जो कि डिफर होना चाहिए. सेम रहेगा तो ओवरलोड नहीं होगा. मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा. ठीक है, इसके नीचे लगता है कि एग्जांपल ही है. चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ. विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं. ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो 2019 और जिसके अंदर मैं आपको मेथड को ओवरलोड करके दिखा रहा हूँ. एक बार फिर से, मेथड ओवरलोडिंग इज अ पार्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड विच टाइप ऑफ मेथड्स दैट कैन बी ओवरलोडेड. ऑफ कोर्स the number of arguments, data type and sequence of type that should be different, and the names of method that should be same belongs to the same class. So let's create a console application .NET framework and click to next. And here I am giving a meaningful name, that is method overloading. Let's create this project. Yes, so I am giving a name that is calculator. This is the name of class, and this calculator having multiple methods. Void add, that will be add to integer number. Void add, that will be add 3 integer number. And void add, that will be add floating point also, and string also. Fine. One more methods I am going to take here, that is add and the same arguments which I have already declared earlier. What will be happen here? You can see that this method is giving error, but due to return, I have just put it here, return. Again it is giving error. The reason, this methods already declared here, because I have already mentioned in the notes, return type does not count while method overloading. We can see that this method having the same name with same signature. Why it's called same signature? Because this method's containing 2 integer arguments similar to this method that's also containing 2 arguments. Only the difference between these 2 methods is this method having void return and this method having int return. So return type does not matter. So if the method's returns are different, again this is not going to overload. So that's why this time the compiler is giving you error. We can see the error message. Yes, what the error message is, calculator already defines a member called add with the same parameter types. Yes, इस मैसेज में इसने क्या लिखा है कि जिस मेथड को अभी आपने लिखा है ये मेथड ऑलरेडी डिफाइन है, सेम पैरामीटर सेम सिग्नेचर के साथ ऑलरेडी ऊपर में डिफाइन है. रिटर्न टाइप अलग होने से आपका मेथड ओवरलोड नहीं होगा. सो आई एम राइटिंग हियर ए कमेंट लाइन, रिटर्न टाइप डज नॉट काउंट व्हाइल मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, अब रिटर्न टाइप डिफरेंट रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता.
So I am taking this methods in multi-comment line because I have already shown you and prove it that if any methods having the different return, they are not going to overload. अब क्लियर है फिरदौस सजाद? अगर जी सर। मेथड का रिटर्न डिफरेंट जी सर। होता है तो मेथड ओवरलोड नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, पैरामीटर का टाइप भी सेम है और सीक्वेंस भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है। ऐसे केस में सिर्फ रिटर्न टाइप डिफरेंट होने से वो मेथड ओवरलोड नहीं होगा। अब मैं आपको इन सारे मेथड्स को कॉल करके दिखाता हूँ। आई हैव क्रिएटेड द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स having same name with different signatures. All the methods having same name, that is add, but having different signature. What I'm saying that it's having different signature, we can see that the first methods containing 2 integer arguments, which is very different from second, third and fourth method. Why? Because first method having 2 integer argument, whereas second method having 3 integer argument, so the number of arguments that are different. Yes or not? Again, Yes, sir. if you compare with this methods, so this methods having 2 integer arguments and this method having 2 float argument. So number of arguments is same, but the data type of that arguments is different. Yes or no? So again this methods will overload. Fine. And again the same things with the last methods. This methods having number of argument, that is 2, but the data types is different from the first, second and third. Clear hai? Now I'm going to create instance of calculator class to call all these methods having same name with different signatures. But before that, let's write some body statement here. So I'm going statement like addition of 2 number is 0, and you can put here a plus b. The same here, if you want to put the same message, we can copy and paste and just change the message here. Addition of 3 number, right? A plus b plus c. Now addition of 2 float. A plus b, right? And the addition of 2 string so here concatenation will be performed, f name comma l name. Fine. Now create an instance of calculator class c dot. I'm trying to call all add methods, but what is the problem here? Calculator class belongs, that is the different from the program class. See, we have already studied about this. If any members belongs to the same class and want to access and want to go to different class, in that case we should increase the accessibility level. So we need to define public accessifier if we want to send this add method to the different class for accessibility. So I am just giving the accessibility higher, that is public, because this all methods are by default private. So we already know that private methods cannot go outside of the class, so that's why I am increasing the accessibility level. And now we can see that the add method is accessing in different class, that is program. And here the add methods we need to pass 2 integer arguments and again 3 integer arguments, that is 100, 200 and 300, and again that is
to float, that is 20.4 comma 30.4, and here if you want to pass floating number, always suffix with if character. This indicate that we are passing floating value. If you need to pass some decimal value, in that case you need to suffix after the point, that is aim. But this time I am passing floating value, so we are passing if as a suffix. And in the last I am passing two string value. First one is Supro and the last one is Pathshala. And let's use console.readline and let's try to run it, and we can see that the same add methods performing different actions. Why? Because the one add method is addition of two numbers, second is addition of three numbers, third is addition of two float numbers, and the fourth one is addition of two string, that is Supro Pathshala. Yes, so this is the different results of the same methods, right? So what is this? This is the polymorphisms, because the same methods having different signatures are performing different actions, right? So this is the real life example, this is the technical example of compile time polymorphisms, and this is called method overloading. One more examples I would like to take, that is the console.writeLine is also example of method overloading. How? Because the same writeLine methods that perform 17 different actions. We can see that when you write console.writeLine here, once I'm just showing you, when you write console.writeLine after giving the bracket, we can see that 1 of 19. 1 of 19 means what? We can print this write line 19 different ways. It means we can use write line without any value, we can use write line with string value, boolean value. We can see here boolean value, character buffer, decimal, double, int, long, object, all type of data values we can print using console.writeLine. So writeLine is also example of method overloading. Why? Because this writeLine is performing several 19 different ways, and this writeLines belongs to the our C# library, and this is predefined method. So like predefined writeLine methods, we can also create user defined methods that can perform several ways and performing different actions, like add methods here performing 4 different ways. क्लियर हुआ? अब ये 19 वेज क्या है? 19 वेज कहने का मतलब आप राइट लाइन को 19 तरीके से डिफरेंट रिजल्ट दिला सकते हो. आप एक करेक्टर प्रिंट कर सकते हो, बफर वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो, ब्लैंक कर सकते हो. तो मैंने अपने ऐड मेथड से तो 4 ही काम करवाया है. मैं चाहूँ तो उसको 40 काम और भी असाइन कर सकता हूँ. यस या नो? है ना? अब समझ में आ रहा है आप लोग को मेथड ओवरलोडिंग यस सर. होता है? जी सर. जी सर. क्लियर हो गया? जी सर. चलिए, ये एग्जाम्पल हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग का. इसके बाद एक आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी एग्जाम्पल दे देते हैं. एक बना हुआ सैंपल डेमो है. ठीक है, आपने सुना होगा यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर का नाम. या ऑपरेटर आप लोग भुला गए? ये बताइए पहले. नहीं सर, याद है सर. आप ये बताइए कि नहीं सर, ऑपरेटर क्या करता है और बाइनरी क्या करता है. यूनरी सर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है सर. हाँ, बाइनरी 2 पे काम करता है सर.
binary operator that work on two operands and unary operator that work on single operand. So here I am overloading unary operator. ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है फिरदौस? Slice the member, yes sir, member initialization sir. इट इज यूज्ड टू स्लाइस डेटा मेंबर, राइट? Yes sir. अब यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, मेन मेथड से चलता हूँ। हमने एक कैलकुलेटर क्लास बनाया है जिसका कॉक हमने एक इंस्टेंस बनाया है, और इस कैलकुलेटर क्लास को इंस्टेंशिएट करते समय हमने दो वैल्यू पास कराया है। दोनों इंटीजर वैल्यू है, एक नेगेटिव में है और दूसरा पॉजिटिव में है। क्लियर? हम सभी को पता है कि जब भी हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते टाइम अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू सीधा कंस्ट्रक्टर के पास जाता है। यस या नो? अगर आप क्लास को इंस्टेंशिएट करते समय कोई वैल्यू पास करते हो तो वो वैल्यू कहाँ जाता है? कंस्ट्रक्टर के पास। किस टाइप के कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो आप वैल्यू पास कर ही नहीं सकते। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो पैरामीटर लेस होता है। वैल्यू जब हम पास करते हैं इंस्टेंशिएशन के टाइम तो वो किसके पास जाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास जाता है। यस या नो? अब ये जो Yes, वैल्यू sir. है 15 and -25, this will directly goes to this constructor, that is parameterized constructor. वो वैल्यू जो 20, 15 क्या वैल्यू है? 15 और -25 वो किस में आ गया? num1 एंड num2 में। चूंकि फिरदौस ने अभी भी बताया है कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेटा मेंबर बेसिकली फील्ड को कहा जाता है, वेरिएबल को कहा जाता है। यस या नो? अब यहाँ पे नोट्स करने का ये चीज़ है कि यहाँ पे num1 और num2 तो पैरामीटर है, आर्गुमेंट्स हैं। नंबर 1 और नंबर 2 क्या है? वेरिएबल है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंस्टेंस बनाया, 15 और -25 को यहाँ पे पास कराया, और पास कराने के बाद num1 num2 की वैल्यू किस में चला गया? नंबर 1 एंड नंबर 2 में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यही काम होता है। उसने नंबर 1 और नंबर 2 को इनिशियलाइज करवा दिया। कैसे? num1 num2 से। अब उसमें num1 num2 में चाहे जो भी वैल्यू आ रहा हो वो वैल्यू किसको मिल गया? नंबर 1 एंड नंबर 1 नंबर 2 को सर। यानी हमारे पास नंबर 1 में जब क्लास का इंस्टेंस बना उसी टाइम कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, और कंस्ट्रक्टर ने क्या किया? उसकी वैल्यू को जो क्लास इंस्टेंसिएशन के समय पास किया जा रहा था, ये वैल्यू को ला करके डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। चूंकि डेटा वेरिएबल हमारा क्लास लेवल का है तो क्लास के अंदर कहीं भी जाएगा, अगर पब्लिक लगा है तो क्लास के बाहर भी चला जाएगा। यस या नो? बताइए जरा। नंबर 2 में वैल्यू आ जी गया? सर। क्या आया? 15 एंड स्लाइज हो गया -25। 15 एंड -25। चलिए ठीक है, बस अभी इतना ही हुआ। इसके बाद मेन मेथड से डिसीजन लिया जाता है ना जी। पहला लाइन का तो काम आप लोग को बता दी। क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इंस्टेंशिएट हुआ, यहाँ पे इंस्टेंशिएशन के साथ वैल्यू पास किया गया। बस दो काम हुआ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हुआ। और सभी को पता है हम लोग को कि जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंस्टेंशिएशन के टाइम अगर आप दो वैल्यू पास कर रहे हो तो दो आर्गुमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा वो एक्टिवेट हो गया होगा। तो दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर तो यही है, एक्टिवेट हो गया और अपने इसने काम कर दिया। क्लियर? अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। खेल क्या है
सबसे पहले ये लाइन तो जस्ट एक मैसेज प्रिंट करने के लिए है, इस लाइन से आपको डरना ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन के अंदर डबल कोट में जो भी चीज़ लिखा हुआ है ये आपको प्रिंट कर देगा। क्या लिखा हुआ है? बिफोर ऑपरेटर कॉल वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 ईच। अभी तक ऑपरेटर कॉल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम लोग प्रिंट मेथड को कॉल कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्लास के इंस्टेंस के साथ क्लास के इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं, यानी नॉर्मल मेथड को कॉल करते हैं। सो मेथड है प्रिंट, प्री डिफाइंड नहीं है, यूज़र डिफाइंड ही है, यूज़र ने बनाया है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। कॉक एक इंस्टेंस है, कॉक के साथ प्रिंट को कॉल किया गया तो जो वैल्यू 15 और -20 पास हुआ था वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी पहले से पास हो चुका था, तो प्रिंट करोगे तो होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। क्योंकि क्लास लेवल पास हो गया नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू, तो जब प्रिंट कॉल हुआ तो क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 15 एंड -25 एज इट इज, जो भेजा था वो। इसके बाद एक लाइन और प्रिंट हुआ, आफ्टर ऑपरेटर कॉल वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 ईच। ऑपरेटर कैसे कॉल होगा? बिल्कुल वैसा ही, माइनस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर कॉल किया गया, और कॉल करने के बाद जैसे ये कॉल हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, बोलो कैसे? क्योंकि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी मेथड के आर्गुमेंट में डिक्लेयर होता है, क्रिएट किया जाता है, तो उसी कंसेप्ट को कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ से कॉक बन करके आया, माइनस कॉक कहने का मतलब कि ये माइनस ऑपरेटर कॉल हो गया। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी ऑपरेटर आप डिक्लेयर करते हो तो ऑपरेटर को मेथड की तरह डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पब्लिक तो आपको लगाना ही है, स्टैटिक आपको लगाना ही है, क्लास इसका डेटा टाइप है, ऑपरेटर कीवर्ड है, और माइनस इसका साइन है। कैलकुलेटर C1 यहाँ पे ये बता रहा है कि वी आर गोइंग टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। वाई? बिकॉज दिस ऑपरेटर, दिस साइन माइनस ऑपरेटर विल वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, नॉट डबल ऑपरेंड, है ना, सिंगल ऑपरेंड के लिए काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि जो वैल्यू नंबर 1 का था, अब माइनस C1 डॉट नंबर 1 करोगे तो जो वैल्यू स्टार्टिंग में 15 गया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा, और जो -25 गया था वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके +25, यानी वैल्यू उलट जाएगा, 15 से -15 और -25 से 25। और उसके बाद ये C1 यहाँ से रिटर्न हुआ, और जब यहाँ से इंस्टेंस रिटर्न हुआ तो इस बार अपडेटेड वैल्यू लेकर के आएगा, ओवरलोडेड वैल्यू। तो वो C1 जब रिटर्न हुआ तो यहाँ पे आकर के इस वाले कॉक में स्टोर हो गया। ये रिसीविंग इंस्टेंस है। अब रिटर्न आएगा ऑब्जेक्ट, तो रिसीव भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर ही करेंगे। रिटर्न आएगा स्ट्रिंग, तो रिसीव हम स्ट्रिंग के अंदर ही करेंगे। रिटर्न आएगा अगर इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर ही रिसीव करेंगे। तो अब इस कॉक इंस्टेंस के पास जो वैल्यू का रेफरेंस आया ना, वो उसमें वैल्यू चेंज हो चुका था। 15 -15 बन गया, -25 25 बन गया। और अब अगर आप प्रिंट को कॉल करोगे तो ये आपको वैल्यू नंबर 1 का -15 और नंबर 2 का 25, जो कि जस्ट ओवरलोडेड वैल्यू है, देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब ऑपरेटर कॉल हुआ, बिफोर ऑपरेटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज नंबर 2, दैट इज 15 एंड -25, एंड आफ्टर ऑपरेटर कॉल वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज -15 एंड 25. तो वैल्यू, द साइन ऑफ वैल्यू गेट्स चेंज्ड. सो कहने का मतलब ये है कि एक माइनस ऑपरेटर से आप प्लस का भी काम करवा सकते हो, मल्टीप्लाई का भी काम करवा सकते हो, माइनस का भी काम करवा सकते हो, डिवाइड का भी काम करवा सकते हो. सो दिस इज अगेन पॉलीमॉर्फिज्म. When same sign performing different operation, so what is called? This is again compile time polymorphism. So this is an example of overloading unary operator in C#. ठीक है. अब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग
पूछ सकते हैं इसमें कहीं से अगर कोई डाउट है तो सजाद एंड फिरदौस. Sir, if I want to perform binary operators inside this, In that so how case, can what we need to change in this code, you have to create two object, calculator C1 comma calculator C2, and same here we need to call again, one is cock and another is cock1. ठीक है, यहाँ पे two object will be created, sir? Two yes, instances will be. of course we need to create two different objects. Fine. So one object will hold the values and again another object will hold the values. And this what will happen here, when you pass 15 and minus 25, this will goes to C1 and C2, and again when you pass again the same values or different values, this again call the same copy constructor. But this time this copy constructor we will define two times separated by comma, but the sign will be same. There should be the minus sign, otherwise you can also take the plus sign, doesn't matter. But when you take the minus sign, the syntax will be the same, public static calculator operator. What is change required in this code, you just put the comma and the name of class, that is again calculator, and the object that would be C2, C1 and then C2 or any other name, because this is identifier. So identifier, that should not be any reserved keyword. Sir, if I use a plus sign, then output will be vice versa, sir? Yes, when you give plus sign, and similarly if you put here plus plus, so what will be happen, the value of 15 and minus 25 after overloaded, the same value will be printed, because in plus case there will not be any change. Yes or no? In the case of plus, suppose that you are calling plus, but here you just mentioning only plus, here you are just mentioning only plus, but here again you have just mentioned only minus. So what will happen, I'm just calling plus here. Let's think the result, what will be the output, there will be change or not? In this case also the value will be changed. Why? Because we are just calling plus operator, but internally we are performing the sign minus. Yes or no? So in this case the value will be again changed. So what I am just going to explain you, either you are using minus operator or plus operator, but the operator performing different actions. In earlier examples what we seen that when you call the minus operator, that were the performing minus operator, the plus sign that is change in minus and minus sign that change in plus. This time what we are calling plus, but internally I have not changed the sign. So when the compiler goes to this line, what will happen, the value of C1 that will be minus C1, and again that is for number 1, and the value of C1 for number 2, that will be the minus minus plus. Why? Because in second value, that is the number 2, that is in the minus sign, that is minus 25. So when the minus 25 comes to here, what will happen, minus minus, that will be the plus, and the plus 15, that is 15, when you come to this line, that will be the minus. But externally it is called with the help of plus operator. So this is also used in security purpose. If you want to show some other sign to the user and internally you are performing some different sign, you can do this. कई बार ऐसा होता है कि आप साइन कुछ और ले रहे हो और काम कहीं और कुछ करवा रहे हो, ये सब सिक्योरिटी रीजन से किसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर लिए जाते हैं. अभी भी रिजल्ट इसका सेम ही आएगा. क्यों आएगा सेम? क्योंकि इंटरनली हमने कोई चेंजेस नहीं किए. देखिए सेम आया. हाँ, कब आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जब आपको इंटरनली भी प्लस रखोगे. अब क्या होगा, रिजल्ट दोनों वैल्यू सेम आएगा, आफ्टर ओवरलोड बिफोर ओवरलोड. क्लियर हो गया? ठीक है. यस सर. तो जो भी है यहाँ से ही इस कुछ लेना देना है, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये तो है ओवरलोडिंग. एक माइनस से प्लस का भी काम करा लो, मल्टीप्लाई का भी काम करा लो. जैसे अभी हमने ऐड से
2 नंबर को ऐड कराया, 3 नंबर को ऐड कराया, फ्लोटिंग को ऐड कराया, स्ट्रिंग को ऐड कराया। हालांकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई कंसेप्ट ऐसा प्रोजेक्ट में नहीं है, लेकिन टॉपिक को समझना है, इसलिए प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना है, ठीक है ना। इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन आप लोग को असाइनमेंट में बाइनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड करके देखना होगा, ठीक है ना फिरदौस। बाइनरी ऑपरेटर कैसे ओवरलोड होता है। जी सर। बाकी करते रह हैं। गया मेथड सर, ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड वर्चुअल मेथड्स एंड सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी नेक्स्ट सेशन में एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वर्चुअल मेथड एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरराइडिंग में आपका नाम भी सेम होता है, सिग्नेचर भी सेम होता है, लेकिन ये सेम क्लास के लिए, सेम क्लास और चाइल्ड क्लास में होना चाहिए, समझे। लेकिन C# में क्या है, आइदर वी कैन ओवरराइड abstract method or virtual methods, yes या no, but to declare abstract method there should be abstract class, because abstract class that is to declare at least one abstract methods. An abstract class we cannot also create instance like interface. तो इसकी भी पूरी कहानी है, लंबा चौड़ा, ठीक है ना। कल समझाएंगे नेक्स्ट डे इसकी कहानी भी। आज आप फिलहाल क्या करोगे, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने की कोशिश करोगे अलग अलग एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं इस फाइल को शेयर करता हूँ। और कोई डाउट तो नहीं रह गया फिर दोस्त, थोड़ा बहुत भी? नहीं सर, कोई डाउट कल अगर है करते तो हैं, एक बार उसके बाद रिपीट। फिर डाउट हाँ पूछेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, इसके बाद जो है ना क्लियर जो होगा, डाउट थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको क्लियर कर देंगे। कोई भी लाइन को समझने के लिए हमेशा मेन मेथड में आ जाइए और मेन मेथड से डिसीजन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको ये कंपाइल करके रन दे देगा। डिबगिंग करने के लिए भी सीखिए डिबगिंग कैसे होता है, ठीक है। मैं इसको शेयर करता हूँ दोनों को, है ना। आज के लिए इतना ही रहने दे या और कुछ पढ़ा दे? जी सर, इतना ही ठीक है ना।